दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों आज की बात, हम दो चार लोग बैठे हुए थे और बात चल रही थी कुमार विश्वास के उस बयान की, जिसमें कुमार विश्वास ने बोला है कि भाई जो बहुत सारे लोग हैं वो शादी करते हैं करोड़ों की, 50 लाख रुपए तक का लहंगा खरीद सकते हैं, 5 लाख रुपए तक की अंगूठी भी खरीदते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है तो 5100 रुपये को भी कई बार गिनते हैं। अब ये तो आपसे मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जानते हो कि कुमार विश्वास है वो कितनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, कितने ब्राह्मणवादी हैं, कितने जातिवादी हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि ऐसे ही लोग आज के दिन मलाई खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल तो यह है कि मेरी साइड में एक दोस्त बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि नहीं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। मैंने कहा कि नहीं दोस्त, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं देते, बल्कि अपनी अपनी गुलामी वाली मानसिकता के अनुसार देते हैं, अपने अपने दिमाग में भरे गोबर के अनुसार देते हैं, खासकर हमारे आदिवासी भाई। बोले एक्सप्लेन करो तो। मैंने कहा कि एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ। देखो, जैसे ओबीसी वालों की अपन बात करते हैं तो ओबीसी वाले जो भी दान दक्षिणा देते हैं तो क्या देते हैं, रुपये पैसे देते हैं। बोले कि हाँ ठीक है। मैंने कहा कि दलित भाइयों को देखो तो उनमें से भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रुपये पैसे तो देते ही हैं, लेकिन साथ में अपना इतिहास भी देते हैं। अब उन लोगों को समझ नहीं आया कि इतिहास कैसे देते हैं। मैंने कहा कि देखो भाई, यदि इतिहास से ही सबक लिया होता तो जो 10, 20, 30% जो दलित भाई हैं अभी तक भी ब्राह्मणों की गुलामी करते हैं, है ना, उन्हीं से फेरे पड़वाते हैं, उन्हीं को मुहूर्त पर बुलाते हैं, उन्हीं को सलामी ठोकते हैं और उन्हीं को दान दक्षिणा देते हैं, तो ये नहीं करते। क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार इतिहास में यदि हुआ है ब्राह्मणों द्वारा या ब्राह्मणवादी मानसिकता द्वारा तो वो दलितों पर ही हुआ है। अब झट से उनके कान खड़े हो गए कि यार ये तो बात तो सही है। अब उनका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया तो बोलते हैं अब आदिवासियों के बारे में भी बता दीजिए, फिर वो क्या देते हैं दक्षिणा में। मैंने कहा कि यार सिंपल सी बात है ना, लेकिन स्टोरी लंबी है। बोले कैसे। मैंने कहा कि देखो, सबसे पहले वो 10-20 बीघे ज़मीन देते हैं, जो 10 बीघे भी हो सकती है, 40 बीघे भी हो सकती है। उसके बाद में उसमें एक मंदिर बनाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मंदिर बनाएंगे तो उसके लिए पैसा भी खुद ही लगाएंगे और ऊपर से श्रम भी खुद ही करेंगे। और उसी श्रम को क्या समझते हैं कि ये स्वर्ग की सीढ़ियों का काम करेगा हमारे लिए। क्यों भाई लोगों, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। अब इन लोगों के भी वास्तव में यार बात तो सही है, इनको थोड़ा ऐसा लगा और बोले आगे की बात करो। तो मैंने कहा कि आगे संस्कृति की बात कर लीजिए कि आदिवासी ना केवल उनको रुपया पैसा और इतिहास देता है, बल्कि अपनी संस्कृति है उसको भी दान पेटी पर न्योछावर कर देता है। बोले वो कैसे। तो मैंने कहा देख लो, आज के दिन जो भी आदिवासी हिंदू बने हुए हैं उन्होंने एक ने भी अपने पुरखों की कद्र की है क्या। जबकि जैसे मैं हमारे वाले आदिवासियों की, मीणा आदिवासियों की बात करता हूँ तो उनका इतिहास तो इतना गौरवपूर्ण रहा है जितना किसी का इतिहास नहीं है। जैसे बहुत सारे राजपूतों की अपन बात कर लेते हैं, वाहवाही लूटते रहते हैं, सारी हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, जो भी सोशियोलॉजी की किताब है उसको भर देते हैं अपनी बहादुरी से। लेकिन रियल में जब हम जाकर देखते हैं इतिहास में तो वहाँ पर इनका सारा इतिहास है वो छल फरेब, धोखाधड़ी और पीठ में छुरा घोंपने से भरा होता है ना। जैसे मैं 5, 7, 10 स्टोरी तो हमारे ही जो मीणा समाज के शासक होते थे उनके साथ धोखाधड़ी के अवसर गिना सकता हूँ मैं। लेकिन अभी अवसर गिनाने का टाइम नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इतना गौरवपूर्ण इतिहास होने के बावजूद भी आज तक किसी ने ये राम श्याम की मूर्ति के बजाय मतलब अपने पूर्वजों की मूर्ति पधराई हो तो बताओ। और 2-4 की उन्होंने पधराई भी है जिनको वो भूमिया भी बोलते हैं, तो उन्हें उनका इतिहास तक पता नहीं है कि ये भूमिया जी है, इनका नाम क्या है, इनका गांव क्या है और इनका काम क्या है। या हम इनको पूज रहे हैं तो किस खुशी में पूज रहे हैं, मतलब ये कोई वीर योद्धा थे, ये कोई बुद्धिमान पुरुष थे हैं, या इन्होंने कौन सी बहादुरी की थी। तो इस तरह से सारी बात इंटरेस्टिंग हो गई थी, है ना। और अपन संस्कृति की बात करें तो आदिवासी संस्कृति तो बची किधर है। देखो, ज़्यादातर आदिवासियों की अपन बात करें तो उनकी भाषा बची हो तो बताओ, हैं, उनकी संस्कृति बची हो तो बताओ, हैं, उनका जल जंगल ज़मीन बचा हो तो बताओ, उनका ज़मीर तक बचा हो तो बताओ, हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में 3000 साल पहले घुसपैठ किसने की थी, आर्यों ने।
और 3000 साल पहले ये किसका था? भारत किसका था? आदिवासियों का ही था, ओबियसली यहाँ के मूलवासियों का ही था। 3 नहीं तो 5000 साल मान लो, वो तो कोई कब आया, कोई 3000 साल पहले आया, कोई 4000 साल पहले आया, कोई 5000 साल पहले आया है। तो उन्होंने शरण ली तो किसकी ली? आदिवासियों की ली है। या मक्कारी गद्दारी कुछ भी किया तो किसका किया? आदिवासियों के साथ में किया। जल जंगल जमीन छीना तो किसका छीना? इन्हीं तो लोगों का छीना। और इन्हीं में से आज के दिन ये गुलामी करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से बात मतलब काफ़ी लंबी चली गई थी। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं तो बताइए अब क्या किया जाए, मतलब कैसे इन लोगों को निकाला जाए। तो मैंने ऑब्वियसली जो मैं नॉर्मली रास्ता बताता हूँ बस उसी की बात मैंने की कि अपने इतिहास को समझो। हमारे जो भी राजा महाराजा हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित करो हर चौराहे पे, क्योंकि तभी तो आपकी उंगली पकड़े जो बच्चा चल रहा होगा वो पूछेगा ना कि पापा ये कौन है, भैया ये कौन है, इनके बारे में बताओ, इनकी मूर्ति क्यों लगाई हुई है। जैसे अभी मैं देलास मलवास की बात कर रहा हूँ कि 5 मई को वहाँ पे भी है ना उद्घाटन होने वाला है, अनावरण होने वाला है राव मादा साहब की मूर्ति का। पहले जम्मा रामगढ़ में भी लगी हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी कि जम्मा रामगढ़ वालों थोड़ी तो शर्म करो कि आपका जो जम्मा रामगढ़ है उसका मूल नाम माच था, माची था, तो कम से कम उसके नाम को रिस्टोर करने की कोशिश तो करो। फिर से जम्मा रामगढ़ को हटा के और माच रखने की तो कोशिश करो। और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम राव नाथू हैं उनकी 2-4 मूर्ति तो लगाओ, जिससे कम से कम लोगों के दिमाग में अपना इतिहास तो बैठे, वो उसको मतलब एक उत्सुकता होती है वो तो जागे उनके दिमाग में कि हमारे पुरखों का भी कुछ इतिहास है। इसी तरह से ये खोगंग वाले हैं, यहाँ का मैंने निवेदन किया था कि आलन सिंह जी मतलब कितने बहादुर थे, कितने विश्वास वाले थे, कितने नैतिक थे हैं कि एक सांप को दूध पिलाते रहे और उन्हें पता भी था कि यह डस सकता है, लेकिन फिर भी कभी पीछे नहीं हटा और फाइनली उसी सांप ने उनको डसा भी। उन्हीं को नहीं बल्कि घर परिवार राज समाज सबको ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे महान शासक से आप सबक नहीं लोगे या उनका इतिहास का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो और क्या करोगे, मेरे को तो ये बताया जाए। इसी तरह से अपन यहाँ के झिरी की बात कर लेते हैं, नरेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो चंद्रसेन राजा थे उन्हीं की बेटी की ये स्टोरी है कि उनकी बेटी का हाथ मांगा था अकबर ने और उन्हें साफ मना कर दिया था कि राजपूतों की तरह हम ये सब नहीं करते और ये हमारी शान के खिलाफ है और हम किसी भी कीमत पे हमारी बेटी नहीं देते, चाहे कितने भी इज्जत से आप शादी करो। और लास्ट में वो मर मिटे मतलब अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। लेकिन आज के दिन हमारे लोग हैं उनका नाम तक नहीं जानते। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। तो भाई साहब ऐसे ही स्टोरी लंबी चली। अब आप लोगों को तो क्या बताऊँ, आपको लगेगा कि मैंने पूरी भागवत कथा ही छेड़ दी है यहाँ पे, लेकिन आप लोग इसी से समझ जाइए कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा, हालांकि मैं 1-2 मिनट ही बता सका था क्योंकि कोई विजिटर आ गया था इन बिटवीन, लेकिन फिर उन लोगों को मैंने बताया, वो बोले कि फिर आप क्या कर रहे हो ब्राह्मणवाद से निकालने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। मैंने कहा कि मैं तो कौन होता हूँ समझाने वाला, लेकिन फिर भी मतलब बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपन जौहर जागरण मंच को ही ले लेते हैं, आज के दिन जौहर जागरण मंच के सदस्यों के कदम जिधर भी पड़ गए समझो कि ब्राह्मणवाद का वहाँ से पत्ता कट गया। अभी देख लो बेचारे अपनी नौकरी छोड़ के अपना सारा काम धंधा कुमाई कार छोड़ के फेरा पड़वाने में लगे हुए हैं, कहीं किसी से 2 पैसे नहीं लेते हैं। मन क्या जोड़ जीव जंदावर के जीवन के मूल आधार धरती माई, आकाश पानी, आग भाल, डोंगर नदी, खेत क्यार, बड़ा बूढ़ा जनवाली माई बाप ने साक्षी बनार, राजोटी का बालोद और पचवारा का डोबाल गोत्र में प्राकृतिक पारिवारिक गठजोड़, ब्याह की लगन पत्री में था सगला कुटुंब कबीला को ब्याह में बलावा नाते नो तो भेज रिया था। और बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को इतना जागरूक करते हैं। धराड़ी परण फेरा जो पद्धति है इसी से फेरे पड़वाते हैं।
ना किसी को भात में 2 रुपए देने पड़ते हैं, ना किसी को दहेज में 2 रुपए देने पड़ते हैं, ना कोई पंडित नाम की कोई चीज़ होती है। और कई लोग ये कह सकते हैं कि आगे चल के यही लोग पंडित बनेंगे तो और कमाएंगे। तो उन भाई लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि धराड़े परण फेरा वाड़े जो फेरे होते हैं, इनमें फेरा पड़ाने वाला या शादी कराने वाला जो आदमी होता है, विद्वान होता है, वो कोई भी भाई हो सकता है दूल्हा दुल्हन का, वो चाचा भी हो सकता है, वो नॉर्मली वो मामा होता है। तो इसमें वो सब बिजनेस वाली बातें नहीं है। तो ये निवेदन था भाई लोगों, मतलब आज का दिन इंटरेस्टिंग रहा। हालांकि हमारी तो मतलब लंबी मंत्रणा हुई थी, काफ़ी चर्चा की थी, लेकिन वो सभी बातें तो अभी यहाँ पे नहीं बता सकूँगा। लेकिन 5 मई को अपन जो देहलास मलवास से है जिला दौसा में, यहाँ पर बांदा साहब की, राव बांदा साहब की जो मूर्ति का अनावरण है, उसमें ज़रूर मैं भी आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आ रहे हैं और मुरारीलाल जी भी आ रहे हैं, बाकी भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन करूँगा कि उस दिन की छुट्टी लेके रखें, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आगे की रणनीति भी हम तय करेंगे कि कैसे समाज को पाखंडवाद से निकाला जा सकता है, कैसे ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाई जा सकती है, कैसे हम शिक्षा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, कैसे युवाओं को रोजगार दिला सकते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा होगी देहलास मलवास में। नमस्कार, जोहार।